जी, तो हम लोग इंटरप्रिटेशन से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद वाली क्लास में देखेंगे, फिटिंग्स का कुछ करेंगे। तो अब आपके सामने जो है, ये हमने 3 रूल्स जो है वो देख लिए, और इस ऑब्जर्वेशन और ये जो लाइन लिखी हुई है, इसके बाद वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट रूल है। द नेक्स्ट कैनन है स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल। तो इसको देख लें एक नज़र। सिंपली यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। एक तो ये बात जो कि मैं पहले ही बहुत दफा जिक्र कर चुका हूँ इस चीज का, दैट हाथ क्यों उठा रहे हैं जी मंसूर साहब? हैंड रेस क्यों की है? तो अरे क्यों रेस किया है? तो ये जो है कि जो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स हैं, दे आर नॉट रूल्स इन द सेंस कि आपके ऊपर ये बाइंडिंग है। अप्रोचेस आपके, दे आर बेसिकली अप्रोचेस, बेसिकली टूल्स। तो आपको इनमें से जो भी जो पसंद आए एज अ जज, वो उनको अप्लाई कर दें। तो बाइंडिंग नहीं है कि ये वाला फॉलो करना है या वो वाला फॉलो करना है। इट इज इंटायरली अप टू द कोर्ट्स डिस्क्रेशन कि वो जो मर्जी उनकी समझ में आए, क्योंकि उनकी जो समझ में आता है, उनकी जो माइंडसेट के मुताबिक इंटरप्रिटेशन की पॉइंट समझ में आती है उन्हें, वो एज इट इज उसको अप्लाई कर देते हैं। तो लेट्स रीड दिस, और फिर उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट रूल के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमेंबर अगेन दैट द रूल्स आर अप्रोचेस टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स and not rules indeed. There are other aids to statutory interpretation as well. Judges give meaning to words all the time but seldom mention what rules they use. और फ्रांसिस बेनिन की यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है, so in seeking to find the legal meaning of a statutory provision, there is no rule of law that dictates which approach a judge must take. It is largely up to the discretion of the individual judge. Historically, judges have tended to adopt one of a number of approaches, sometimes referred to as the three rules of interpretation. These so-called rules are not rules at all, but it is worth briefly noting the differences between the approaches and the impact that a different approach to interpretation might have on the outcome of a case. So, what we have here is that पार्लियामेंट की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं आती ना। पार्लियामेंट की तरफ से अगर गाइडेंस है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पार्लियामेंट फिर आपको एक जज की, एक कोर्ट की बाउंड्री सेट कर रही होती है कि आपने इसी के दायरे में रहकर जो करना है काम, वो इसी के दायरे में, इसी के बाउंड्रीज में रहकर काम करना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर नो लिमिट सेट बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को की तरफ से कुछ नहीं आता है कि किस तरह से लॉ को इंटरप्रेट करना है, किस तरह से लॉ की जो है वो तशरीह करनी है। तो फिर सारा कुछ जब जज के हाथ में होता है, तो थिंक ऑफ इट एज डिस्क्रेशन ऑफ द जज। और जिस कोर्ट के सामने केस चल रहा होगा, उस कोर्ट की ही डिस्क्रेशन मैटर कर रही होती है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, उनकी अपनी कॉम्प्रिहेंशन मैटर कर रही होती है। तो एज यू कैन सी ओवर हेयर के इट इज एन अप्रोच, और जो मर्जी उसमें से वो करें। बट यू विल फाइंड कि अगर आप एक अप्रोच अप्लाई करेंगे एक किसी केस के ऊपर, और कंपेयर टू दैट कोई दूसरा जज, या वही जज कोई दूसरा अप्रोच जब अप्लाई करेगा, तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन द आउटकम। रीजनिंग भी डिफर करेगी आपकी, और एंड रिजल्ट भी डिफर करता है। किसी एक केस में छूट भी सकता है, किसी एक केस में बंदा बरी भी हो सकता है, किसी एक केस में उसको सजा भी आ सकती है, किसी केस में उसको सजा ज्यादा भी आ सकती है, किसी केस में सजा कम भी आ सकती है। तो ये सब क्लियर होगी बातें? जी, इज दिस ऑल क्लियर? जी 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 सर। सर लेकिन जुडिशियल लेजिस्लेचर अपना जो रोल प्ले करेंगे, इम्प्लीमेशन करेंगे मैं पार्लियामेंट के समझा नहीं काम में। आपकी बात। सर जी, दोबारा ये बताइएगा। पार्लियामेंट के साथ जो आप कह रहे हैं कि जो जज वहां पे बैठे इम्प्लीमेशन करेंगे पार्लियामेंट के, जो इंटरप्रिटेशन करेंगे उस काम में, तो मेरा सवाल ये है कि जुडिशियल लेजिस्लेचर जो होते हैं वो ये इम्प्लीमेशन करेंगे काम। जुडिशियल लेजिस्लेचर? जी जी। व्हाट इज जुडिशियल लेजिस्लेचर? सर आपने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि जज इंटरप्रिटेशन करेगा। जी, जज इंटरप्रिटेशन करते हैं, बिल्कुल कोर्ट्स ठीक करती है, हैं। पार्लियामेंट के काम में वो जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन जो करेंगे सजा की और ये वो,
मैं आप लेकिन बात को समझे नहीं है। मैंने जो बात कही है वो ये कही है कि ये अप्रोचेस टू इंटरप्रिटेशन इज लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द जज। ये सारे एक केस है, और ये एक केस आपके सामने आया है, आप एज अ जज बैठे हैं, और इंटरप्रिटेशन के जो भी ये अप्रोचेस हैं, ये इंटायरली जज की डिस्क्रेशन होती है। कोई उसके ऊपर कोई वो नहीं है कि लाजमी उसने सो एंड सो रूल फॉलो करना है। उसकी मर्जी है पूरी। सही है। इट इज हिज डिस्क्रेशन कि वो उसमें से, अब अच्छा खूबसूरत अल्फाज तो डिस्क्रेशन है, और हम उसको सादा अल्फाज में मर्जी कहते हैं कि मर्जी है उनकी कि वो कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई कोई कानून नहीं है, कोई लॉ पास नहीं किया गया पार्लियामेंट ने कि जनाब आपके सामने जब केस आए क्रिमिनल का तो आपने ये रूल फॉलो करना है, आपके सामने सिविल का केस आए तो आपने ये रूल फॉलो करना है, आपके सामने कोई दूसरा केस आता है, कोई प्रॉपर्टी का केस आता है, कोई तीसरा केस आता है, तो आपने ये रूल फॉलो करने हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हो अगर, तो ये तो जजेस का काम जो है वो, बल्कि अगर आप इसको एक तरह से देखें तो जजेस का काम एक तरह से आसान भी हो जाता है, और उनका जो लिबर्टी है, जो उनका फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी का जो रूल है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो कर लेते हैं, वो भी लिमिट हो जाती है। तो इस चीज के ऊपर पाबंदी जो है, अगर लॉ होगा तो उनको पाबंद हो जाएंगे ना कि आपको अब यही रूल फॉलो करना है। लेकिन मसला सारा ये है कि ये अप्रोचेस और ये जो फ्री हैंड जजेस के पास होता है, ये इस वजह से ही होता है क्योंकि कोई लॉ उनको रिस्ट्रिक्ट करता ही नहीं है। कोई लॉ हो तो करे ना रिस्ट्रिक्ट। अब जब उनको कह दिया है, आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं, जो ये डेफिनेशन सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे है या किसी भी लॉ में है, ये क्यों है? ये एक तो जजेस को पाबंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब जब आपको कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज नजर आए तो आपने यही फॉलो करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। अगर ये ना हो, तो जब आप जज बैठे हैं, करोड़ों साहब आजाद करोड़ों साहब जज बैठे हैं, कोई तीसरा अवेश मेमन साहब जज बैठे हैं, एहसानुल्लाह भुतरो साहब जज बैठे हैं, और जीवन साहब जज बैठे हैं, अब आप बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो एजाज साहब अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो अवैध साहब अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हर कोई अपनी जो है चार जो होते हैं, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, हर कोई अपने मुंह करके जो है वो कर रहा है इंटरप्रिटेशन। तो अगर ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। समटाइम्स यूनिटी होती है, समटाइम्स नहीं भी होती। समटाइम्स यूनिटी होती है लेकिन रीजनिंग फर्क होती है। कोई अपने माइंडसेट से कह रहा होता है हाँ इस तरह से होना चाहिए, कोई अपने माइंडसेट से कह रहा होता है। आप जजमेंट्स पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें नजर होती आएंगी। अभी 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 जैसे कोई 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 यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने डिटेल में कोई जजमेंट्स ऐसी पढ़ी है जिसमें वो 10 फैसले हर कोई अपनी रीजनिंग दे रहा है उस केस में। तो व्हाट इज ऑल दिस? हर कोई अपनी अप्रोच से चल रहा है। कोई कोई कह रहा है कोई ऐसे करना चाहिए, कोई कह रहा है वैसे करना चाहिए, कोई कह रहा है वैसे करना चाहिए। तो लिहाजा जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ये क्यों है? क्योंकि देर इज नो लॉ डिक्टेटिंग जजेस के यू मस्ट इंटरप्रेट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। अब उससे होता क्या है? उससे यही होता है कि सम आउटकम को देखें, आउटकम क्या है। अब आप एक रूल अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड पर्सन दूसरा रूल अप्लाई कर रहा है, थर्ड पर्सन तीसरा रूल अप्लाई कर रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपको आउटकम में डिफरेंस भी नजर आएगा, आपको आउटकम वैसा भी लगेगा, और आपको आउटकम की जो जो इंटेंसिटी है उसमें भी फर्क नजर आएगा। कोई एक आउटकम की वजह से लोगों को जो है वो सजा कम भी मिल सकती है, कोई आउटकम की वजह से सजा को ज्यादा भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द रीजनिंग गिवन। क्लियर हो गई बात? जी जी सर। अब आपका सवाल जो एक्चुअली है वो, अब जुडिशियल, अब इसमें मैंने जुडिशियल लेजिस्लेशन की कहाँ बात की, लेजिस्लेचर की कहाँ से बात आ गई, ये मुझे जरा बताइएगा दोबारा से अब। नहीं सर, मैं ये सोच रहा था कि जैसे ये अपना पार्लियामेंट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर जो होते हैं, मिनिस्टर वगैरह चाहिए पार्लियामेंट के मेंबर्स, हाँ ठीक हाँ। ना सर? तो मैं समझ रहा हूँ जो हमारा जुडिशरी का काम है ना, तो वो हमारी जुडिशरी भी वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करती है पार्लियामेंट के अंदर। सर और जो उधर भी जाके जुडिशरी आपने में माशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। चले हम अपने मुल्क की बात करते हैं। आपने माशाल्लाह हम अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। कहीं पे कोई ऐसा फंक्शन नजर आया है कि जुडिशरी जो है वो उधर जाकर पार्लियामेंट के दफ्तर में बैठकर काम कर रही है, वो और वो जुडिशियल अपना वर्क परफॉर्म कर रही है?
पार्लियामेंट के दब में जाकर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा इनमें कंट्रोवर्सी मैंने देखी है स्टेट के नहीं पावर्स और उसमें। देखिए, वो जो होता है, जो होता यही है कि जब केस आता है कोर्ट में, तभी कोर्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना। कोर्ट के सामने केस ही ने, कोर्ट बैठी होगी आराम से, सुकून से। ठीक सर। ठीक है, उम्मीद है ठीक कि सर, समझ। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले रूल के ऊपर। तो नेक्स्ट वाला रूल जो है, दिस इज अ मॉडर्न इन्वेंशन। अब तो खैर मॉडर्न नहीं कहना चाहिए, इसको भी काफी अरसा हो गया है वजूद में आए हुए। वो हमारी उम्रों से तो ज्यादा ही हो गया है, तो जाहिर है इट इज नॉट लॉन्गर, बट कंपेयर टू द अदर थ्री, जो दूसरे तीन है उसके मुकाबले में ये अभी तक ये इसको अभी भी छोटा बच्चा ही समझा जाता है। तो स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल। Now, statute to be read as a whole जो है बेसिकली क्या है, मैं आपको एक दो लाइनों में बता देता हूँ। और जैसा कि नाम से ही वाकिफ है कि कानून को ओवरऑल पढ़ना। नाउ इंटरप्रिटेशन का एक और प्रिंसिपल है कि जब भी कोई एक प्रोविजन का जो है वो उसमें आपको लगे कि एम्बिग्विटी है और उसमें कोई लफ्ज क्लैरिटी के साथ नहीं लिखा हुआ, तो उसका एक ये बड़ा अच्छा सा रूल निकाला है जिसमें ये कहता है कि आप उस कानून को एज अ होल देखें, ओवरऑल में देखें, पूरा करके पढ़ें, तब आपको उस एक प्रोविजन का मतलब समझ में आएगा। अब हम किसी से कहते हैं कि वो जो है बराए मेहरबानी पढ़ें इसको और बताएं हमें कि हम पर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, किससे पढ़वाएं हैं। ये अपना माइक तो म्यूट कर लें मुस्तफा साहब। अच्छा, किससे पढ़वाए? जी मिस्टर एहसानुल्लाह, एहसानुल्लाह। जी सर। हाँ जी, पढ़ें पढ़ें अब आप। When the question is raised regarding the meaning of certain provision in the statute, it is a both legitimate and correct to read the provision in its context. The context here means the statute as a whole, the previous state of law, other statutes, and pari materia, the general scope of statute, and the mischief that it was intended to remedy. पढ़ें पढ़ें। Lord Davy observed, हम्म सर नीचे करें. हम्म Every clause of statute should be construed with reference to the context and other clauses of the Act, so as far as possible to make a consistent enactment of the whole statute or series of statutes relating to the subject matter. उम्मीद है कि ये ऑब्जर्वेशन क्लियर होगी। Now, what is important here is the element of consistency. आप ये क्या हम क्यों कर रहे हैं? So you have a consistent enactment. So वो आपने सुनी होगी बात अक्सर के, कड़ी से कड़ी मिलाने वाली जो बात होती है, बेसिकली ये वही है कि इन ऑर्डर टू कि आपके लॉ में कंसिस्टेंसी हो और कोई प्रोविजन एक दूसरे से कंफ्लिक्टिंग कंफ्लिक्ट में ना आए, कंफ्लिक्टिंग आपका व्यू ना निकले उनमें से, तो लिहाजा इसी वजह से आप स्टैट्यूट को एज अ होल करते हैं, और ताकि जो है with regard to the context and other clauses of the act, so that you have a consistent enactment. Clear है ये बात? जी सर. बाकियों को क्लियर है? Yes, sir. Sir, ठीक है, ये इनकी पहले वाइकोम सीमेंट्स की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? Vascon Simmons held, I conceive it to be my right and duty to examine every word of statute in its context, and I use context in its widest sense as including not only other enacting provision of the same statute, which I can by those
and other legitimate means that the statute was intended to remedy. So now you know by के context से यहाँ पे क्या मतलब है. All of this is indicating कि when you read statute as a whole, तो what is meant by the word context. और context में क्या क्या चीजें आ जाती है उसका सबका जिक्र यहाँ पे किया हुआ है. तो so you have not only the other provisions, you have the preamble, existing state of the law, previous state of the law, other statutes in perimeteria, और लिखा हुआ भी है perimeteria का क्या मतलब है और क्या कहना चाहिए, क्यों बनाया गया था, क्या मकसद था कानून बनाने का. तो all of these things are included in the word context. Now this is a very big rule और होता ज्यादा तक नहीं है, वो होता है उसी लॉ में से ही कर लेते हैं, लेकिन ये है कि जो वो बात करते हैं वो करते हैं कि ये सारा कुछ कॉन्टेक्स्ट में आता है. और ये सब क्यों हो रहा है, अगेन टू मेक अ कंसिस्टेंट इनएक्टमेंट ऑफ द होल लॉ. ठीक है. जी सर. अच्छा, हम ऑब्जर्वेशंस ही देखते हैं क्योंकि मोर लेस बाकी सब में भी यही बातें लिखी हुई हैं. लेट्स लुक एट अनदर ऑब्जर्वेशन. जी लॉर्ड हेल्सबरी की ऑब्जर्वेशन देखें, कोक की देख लीजिएगा. Lord Salisbury stated, "You must look at the whole instrument, and as much as there may be an inaccuracy and inconsistency, you must, if you can, ascertain what is the meaning of an instrument taken as the whole in order to give it effect, if it is possible to do so, to the intention of the framer of it." तो दूसरी वाली भी पढ़ ले. Similarly, Lord Coke stated, "It is the most natural and genuine exposition of the statute to construe one part of the statute by another part of the same statute, for that best expressed the meaning of the makers." होपफुली ऑब्जर्वेशंस क्लियर है या जरूरत है इस पे एक्सप्लेनेशन की. एक जैसी ही है, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन और ऊपर जो बातें लिखी हुई वो भी तकरीबन एक ही जैसी हैं. जी सर, समझ में आई. ठीक है, आगे पढ़ना. दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट. एक मिनट. हाँ, दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये आपको अफेक्ट बता रही है कि अगर आप स्टैट्यूट को एज अ होल नहीं पढ़ते तो नुकसान क्या है. दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो. जी. Moreover, a statute ought to be construed as a whole, because it is not to be presumed that the legislature has used any useless words, and also because it is a dangerous practice to base an interpretation upon only a part of it. Since one portion may be qualified by other portions, if the statute is not considered in its entirety, the intention of the legislature is likely to be defeated. The legislative intent is likely to be lost where a word, phrase, or sentence of the statute is rejected, as where there are read in isolation from other words, phrases, and section of the statute. The omission or addition of the word from sentence may easily cause it to express an idea quite different from the one actually intended or expressed. In other words, एक मिनट, ये क्लियर है. Is this clear? हेलो सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें इनको. देखिए, क्यों व्हाई इज इट नेसेसरी कि आप स्टैट्यूट को एज अ होल पढ़े. आपने अक्सर औकात ये सुना होगा कि जब आप किसी चीज को आइसोलेशन में पढ़ते हैं तो आपको उसका प्रॉपर मतलब मीनिंग समझ में नहीं आएगा. सुना होगा, बताया भी होगा, खुद भी बताया होगा कि आप मेरी बात को जो है वो जैसे को कॉन्टेक्स्ट में से अलग करके पढ़ रहे हैं तो लिहाजा आपको पता ही नहीं चल रहा मैंने क्या बात की है. ऐसा होता है या नहीं होता? जी सर. ये भी वही चीज है. What they are saying is कि जो चीज है उसको जहाँ रखी हुई है उसको वहां पे ही रखकर उसको वहां पे सेंस निकालने की कोशिश करें. क्योंकि if you read words in isolation, if you read a particular paragraph in isolation to the entire thing,
तो व्हाट विल हैपन इज कि जो मतलब वहां पे उसका है वो मतलब नहीं निकलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा मतलब निकल आएगा। तो यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, अ डिफरेंट मीनिंग। तो आइडिया जो है वो आपका डिफरेंट होगा कंपैरेटिवली, अगर आप उस चीज को वहीं कॉन्टेक्स्ट में रख के पढ़ेंगे विदाउट गोइंग रीडिंग देम इन आइसोलेशन। तो उससे फायदा ये होगा कि आपको प्रॉपरली तौर के ऊपर समझ आएगी कि क्या बात वहां पे हो रही है। और अगर आप ऐसा काम करते हैं कि आइसोलेशन में पढ़ते हैं तो क्या होगा कि लेजिस्लेटिव इंटेंशन जो है वो डिफीट हो जाती है, कानून का जो मकसद है वो फौत हो जाता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर। ठीक है। ठीक सर। नाउ ये जो अगली जो बात आ रही है, ये अगली बात से जो है दिस इज अ वेरी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आ रही है बात। और इसके साथ ये जो है ये वाली ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगी। पढ़ लें ये वाली बात और ये दोनों ऑब्जर्वेशन भी पढ़ लीजिएगा जी। In other words, to determine the meaning of a clause in a statute, it is necessary that the court, when interpreting a particular provision, analyzes the entire statute at what precedes and what succeeds, and not merely at the clause itself. As Green MR said, the method of constructing statutes that I prefer is to read the statute as a whole and ask oneself the question in this state, in this context, relating to this subject matter, and what is the true meaning of the that word. ये ऑब्जर्वेशन समझ में आई? Yes, sir. बाकियों को समझ में आई? No, sir, it's not clear. क्या चीज क्लियर नहीं है? Sir? जी जी। Sir, यहाँ से in this state, in this context, relating to the subject. हाँ तो इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई? Sir, ये नहीं समझ आई। अच्छा अच्छा, ये नहीं समझ में आई। एहसानुल्लाह आपको समझ में आई है? जी जी सर। आप बताएंगे कि क्या समझ में आया आपको इससे? सर वो नीचे वाली या ऊपर वाली है? अरे बाबा, एज ग्रीन एमआर वाली वो जो ऑब्जर्वेशन आपने पढ़ी है, वो जो दूसरी लाइन है उसकी जो क्वेश्चन एक्चुअली वो आस्क कर रहा है। अच्छा अच्छा सर, इसमें ये है कि जब भी आप स्टेच्यू को पढ़े हुए आवाज और साफ नहीं आ रही है। कॉन्टेक्स्ट में देखकर। हेलो। आवाज साफ नहीं हुई है, आपकी बात क्लियर नहीं हुई है। हेलो। जी 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 जी, बताएं बताएं। हेलो जी जी। आवाज नहीं आ रही है सानुल्लाह। अच्छा, किसी और बॉयज में से किसी और को समझ में आई है? जी सर। हाँ जी, आप बताएंगे राफे साहब। सर ये जैसे हम ऊपर पढ़ के आए ना, वो तो सीधा कह रहे थे कि आप स्टेच्यूट एज होल पढ़ें, वो अपने अपने हाँ बता रहे थे। पर ये इन्होंने ना अगर कोई भी कंफ्यूज हो तो इन्होंने क्या किया है कि अपना एक वे बता दिया है कि ये कैसे काम ये करते हैं। हाँ ग्रीन एमआर वो कह रहे हैं कि जब भी वो कोई स्टेचू की मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन जब देखते हैं तो वो अपने आप से ही जो है सवाल करते हैं कि अगर ये स्टेट है और ये कॉन्टेक्स्ट है और सब्जेक्ट मैटर ये है, तो जो वर्ड होता है उसको उसके बीच में रख के उस उन तीनों के हिसाब से क्या मीनिंग निकलती है उस वर्ड की। मतलब स्टेट देख के, कॉन्टेक्स्ट देख के और सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से उस वर्ड की मीनिंग वो देखते हैं। ये कि इन्होंने वे भी बता दिया है हमें कि हमें कैसे वो करनी चाहिए इस हिसाब से इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल यही बात है यहाँ पर। बेसिकली आपको यहाँ पे अप्रोच बताई जा रही है कि हाउ डू यू गो अबाउट रीडिंग द स्टैट्यूट एज अ होल। तो वो कि
तरीकेकार क्या है स्टैचूट को एज अ होल करने का, और मकसद क्या है उस, और हाउ डू यू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो जब सारी आपके सामने ये सरकमस्टांसेस होंगी, ये स्टेट होगा, ये कॉन्टेक्स्ट होगा, ये सब्जेक्ट मैटर होगा, और ऑफ कोर्स ऊपर जो बातें लिखी हुई हैं ऑफ कोर्स वो सारी पार्ट चीजें इसी में इंक्लूडेड है, तब उस लफ्ज का क्या मतलब निकलता है। ठीक है, क्लियर है अब? Yes, sir. उन्होंने जो बात की राफे ने, दैट वाज अ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड वे। मैंने तो बस उसको बस ऊपर से फिनिशिंग कर दी और मैंने कुछ नहीं किया। तो बिल्कुल सही बात की है यहाँ पर। अच्छा, दूसरी वाली अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें, एहसानुल्लाह, उम्मीद है कि आपका माइक अब ठीक हो गया होगा। तो ये जो हमने ये इन अदर वर्ड्स वाली बात है और उसके साथ ये है, दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑब्जर्वेशन। अब पढ़ें ये क्या कहता है। शानुल्लाह, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक काम करें, आप माइक म्यूट कर ले, किसी और से पढ़वा लेते हैं। जी राफे साहब, आप पढ़ लें। Viscount Simon said that no one should profess to understand any part of a statute or any other document before he had read the whole of it. Until he has done so, he is not entitled to say that it or any part of it is clear or unambiguous. So you see where this observation is going, कि ये क्या कहना चाह रहा है साहब, ये जज साहब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जानना है कि इस रूल की जो है ये एक्सट्रीमिटी के ऊपर जाके बात हो रही है। जी सर, वो कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई स्टेचूट समझना है या वर्ड समझना है तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर वो जब वो पूरा पढ़ लेता है तो वो ये नहीं बाद में कह सकता कि वो क्लियर नहीं है, उसके हिसाब से अनएम्बिगस है उसके पास। नहीं नहीं, यू आर गोइंग अबाउट इट इन अ बिट थोड़ा सा आप गलत चले गए, गलत है। शुरू में तो बात सही कही है कि यहाँ पे देखिए, बात यहाँ पे ये हो रही है दैट अनलेस यू हैव रेड द थिंग इन इट्स इंटायरिटी, जब तक आपने वो पूरी चीज पढ़ी नहीं है, पूरी चीज समझी नहीं है, यू कैनॉट गो अबाउट क्लेमिंग कि आपको वो कानून समझ में आ गया या उस कानून का कोई प्रोविजन समझ में आ गया। मिसाल के तौर पर, टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आपने सेक्शन 5 पढ़ा किसी लॉ का। अब आप ये जाकर बोल रहे मुझे सेक्शन 5 समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ कि यहाँ पर क्या मिलेगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन ये प्रैक्टिस गलत है। क्यों? क्योंकि अनलेस यू हैव रेड, मिसाल के तौर पर कि ये लॉ है ही 7 सेक्शन का, तो 1 से लेकर 7 तक आपने जब तक सारे सेक्शंस नहीं पढ़े, उस वक्त तक यू कैन नॉट मेक अ क्लेम स्टेटिंग कि आपको वो कानून समझ में आ गया है। और यू कैन नॉट से कि कानून क्लियर है, यू कैन नॉट से कि कानून जो है वो अनएम्बिगुअस है, इसमें कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को पूरी तरह पढ़ा ही नहीं, पूरी तरह समझा ही नहीं, तो आपका जो ये क्लेम है वो अदरवाइज गलत है। ये स्टैचूट के लिए भी उन्होंने यही बात रखी है, या और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज आपने जो है पूरी तरह से पढ़ी नहीं है, तो आपका क्लेम जो है उस हद तक गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। उम्मीद है क्लियर होगा, जी सर। बाकियों को भी क्लियर होगी। Yes, sir. ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं and we will continue this in the next class. Okay, we have less than 1 minute remaining, तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।